चैप्टर नंबर 11 ऑफ ड्राफ्टिंग, आर्ट ऑफ एडवोकेसी एंड अपीयरेंसेस। चैप्टर नंबर 11 बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग का चैप्टर नंबर 11 है, जहां पर हम बात करेंगे आर्ट ऑफ एडवोकेसी एंड सर्टेन से अपीयरेंसेस एस्पेक्ट्स का, कि वेरियस अथॉरिटीज के सामने जब आप अपीयर होते हो तो किस तरीके से किस तरीके के फंडामेंटल्स को आप मेंटेन करके कहीं ना कहीं अपीयर होगे, तो क्या क्या प्रोफेशनल एटिकेट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं, इससे कनेक्टेड ये चैप्टर है। तो जब जब हम बात करते हैं बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले ये मुद्दा आता है कि प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या होते हैं। एक इंसान जब हमारी सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एटिकेट्स हो सकते हैं। जब हम एकांत में अपने घर पर खाना खा रहे हैं तो जो तरीका हमें बेस्ट टू बेस्ट पसंद होता है उस तरीके से हम खाना खा सकते हैं। लेकिन वही फूड अगर हम पब्लिक एट अ लार्ज के साथ आउटसाइड द हाउस जाकर के अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां का तौर तरीका थोड़ा हमारा बदल जाता है। हम कई बार अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं तो शायद हमारी मदर टंग अनदर टाइप की हो सकती है, बट जब वही डिस्कशन हम अपने घर से बाहर जाकर कर रहे होते हैं तो डिस्कशन करने का तरीका बदल जाता है। जब हम दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं तो तरीका बदल जाता है। सेम वे जब एक प्रोफेशनल किसी कोर्ट में अपीयर होता है या किसी अथॉरिटी के सामने अपीयर होता है, या प्रोफेशनल अपने बिजनेस प्लेस पर या वर्क प्लेस पर टाइम टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से इंटरेक्ट जब होता है तो उसको प्रोफेशनल एटिकेट्स को फॉलो करना पड़ता है। जब आप प्रोफेशनल एटिकेट्स फॉलो करेंगे तो आपकी इमेज अदर पर्सन्स में बेहतर जाएगी, अच्छी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप अच्छे खासे नॉलेज रखते हुए, एक अच्छे खासे सीएस रहते हुए रफ लैंग्वेज में बात करोगे तो हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, बोलेंगे जब इसका बात करने का तरीका ठीक नहीं है तो शायद ये किस माइंड सेट से काम करेगा। तो आपका माइंड, आपके जो नॉलेज है वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्ट करने का तरीका ही देखा जाएगा। तो प्रोफेशनल एटिकेट्स की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द प्रोफेशनल एटिकेट्स, एंड किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल एटिकेट्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि आपका डाइनिंग एटिकेट्स या ड्रेस सेंस की बात कर सकते हैं, ड्रेसिंग एटिकेट्स की बात कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके हैंडशेक एटिकेट्स की बात कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे तौर तरीके टाइम टाइम पर यहाँ पर डिस्कस किए जा सकते हैं। तो हमने एक एक करके वही सारे एटिकेट्स डिस्कस करने हैं, जैसे ड्रेसिंग एटिकेट हमारा क्या रहना चाहिए, और जब किसी हियरिंग को अटेंड कर रहे हैं तो क्या एटिकेट्स हमें फॉलो करना चाहिए, हैंडशेक कैसे करना चाहिए, कम्युनिकेशन एटिकेट्स हमारे क्या होने चाहिए, किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो हमारे एटिकेट्स कैसे होने चाहिए। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं मेंटेन किया जाता है। इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है, और व्हाट आर द प्रोफेशनल एटिकेट्स ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्रोफेशनल एटिकेट्स को लेकर के। एटिकेट्स के बारे में इन्होंने बोला कि जब प्रोफेशनल एटिकेट्स को डिफाइन कर रहे हैं तो पहले एटिकेट्स को कहीं ना कहीं हम डिफाइन कर दें। एटिकेट इज द फाइन आर्ट ऑफ बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने बिहेव करने का जो एक कला होती है, एक आर्ट होती है, बेसिकली उसे क्या बोला जाता है, एटिकेट्स बोला जाता है। आगे इन्होंने बोला इट इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्म विच आर फॉलोड इन द वाइड वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। बोला एटिकेट्स कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड फॉर्म्स होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में इस्तेमाल करे जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जैसे कि हम फॉर्मल लैंग्वेज में जब किसी दो प्रोफेशनल्स आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा वहाँ पर कन्वर्सेशन 80 to 90% थ्रू आउट इंग्लिश कन्वर्सेशन हो जाए। लेकिन आप किसी लोकल एरिया में गए और उस दौरान अगर आप थ्रू आउट 80 to 90% कन्वर्सेशन अगर आप इंग्लिश में करने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भी आप हंसी के पात्र बन सकते हैं, क्योंकि उनको शायद इंग्लिश नहीं आता, वो आपके चेहरे की तरफ देखेंगे, आपका मजाक बना सकते हैं।
तो इन्होंने बोला कि जब हम एटिकेट्स की बात करते हैं, एक फाइन आर्ट होता है, दूसरा इट इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्म्स विच आर फॉलोड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। पूरा सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली ये प्रैक्टिस और ये एटिकेट्स के फॉर्म्स हमें इस्तेमाल करने होते हैं। जैसी जगह उसके अकॉर्डिंगली हमें बातचीत करनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम सामान्य नजर आते हैं। आगे इन्होंने बोला मैनी पीपल कंसीडर इट टू बी अ ब्रांच ऑफ डेकोरम। बहुत सारे लोग इसे डेकोरम का ही एक ब्रांच बोलते हैं। एक अच्छा डेकोरम अगर आपने मेंटेन करना है तो उसके लिए प्रोफेशनल एटिकेट्स आपके होने चाहिए। जनरल सोशल बिहेवियर बोलते हैं। ईच सोसाइटी हैज its own distinct etiquettes and various culture within a society also have their own rules and social norms। इन्होंने बोला जब जब हम बात करते हैं ईच एंड एवरी सोसाइटी के खुद के वेरियस या डिस्टिंक्ट एटिकेट्स होते हैं, और कई बार ये एटिकेट्स कल्चर सोसाइटी के अकॉर्डिंगली भी टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं। आगे इन्होंने बोला इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल्स नीड टू नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ विद इन द बिजनेस वर्ल्ड। इन्होंने बोला आजकल के टाइम में अगर बिजनेस के टाइम में बात करते हैं तो प्रोफेशनल्स को कहीं ना कहीं बिजनेस वर्ल्ड में किस तरीके से काम करना है ये एटिकेट्स उनके पास होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू सो इज टू प्रैक्टिस गुड प्रोफेशनल एटिकेट। और अपने काम को अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आपके पास अच्छे प्रोफेशनल एटिकेट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों इन्होंने यहाँ पर बात करी जब हम अच्छे प्रोफेशनल एटिकेट्स की बात करते हैं तो बाकी सारे पैराग्राफ में कहीं ना कहीं ये डिस्कशन करते गए, उतना ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है एटिकेट्स की डेफिनेशन में अगर आप इसे लिखते हो। इसके बाद इन्होंने बात करी डीलिंग अ क्लाइंट विद द कॉन्फिडेंस, एक्टिंग अप्रोप्रिएटली एट द बिजनेस इंटरेक्शंस एंड नोइंग द प्रॉपर टेबल मैनर एट द बिजनेस डिनर आर जस्ट सम ऑफ द नेसेसरी स्किल्स। Business dinner are just some of the necessary skills today's professionals must have an increasingly competitive environment that will leave a lasting impression, good or bad। इन्होंने बोला जब जब हम क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, कोई क्लाइंट के साथ डील करना, कॉन्फिडेंस के साथ डीलिंग होना चाहिए, अप्रोप्रिएटली हमें एक्ट करना चाहिए जब भी कोई बिजनेस इंटरेक्शंस करें। जैसे किसी के साथ डिनर की टेबल अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल मैनर में हमें डिनर करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, जिससे सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन जाए। लेट सपोज किसी आप बैंक के मैनेजर से मिलने जा रहे हैं और हो सकता है आपके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की वेल्थ हो, लेकिन आप ऐसे चले जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे डेकोरम से नहीं जाते। आपने बोला कि चलो ट्रैफिक मिलता है, अपना स्कूटी उठाया, स्कूटी थोड़ी पुरानी थी, बैंक के सामने अकेले ही पहुंच गए, ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे रफ एंड टफ टाइप के। तो वहां अगर 1000 करोड़ के लोन प्रपोजल की बात करोगे तो एक वो इम्प्रेशन नहीं जाएगा। वहीं आप 1-2 करोड़ की गाड़ी से जा रहे हैं, एक आध गाड़ी आगे पीछे चल रही है, 10-12 आपके बॉडीगार्ड वगैरह साथ में गए हैं, बैंक में जाती तहलका मच गया, पता नहीं बैंक लूटने तो नहीं आ गए, पता चला कोई बड़ी पर्सनैलिटी मैनेजर से मिलने आ रही है। इन दैट पर्टिकुलर केस उस पर एक अलग इंप्रेशन जाएगा, और मे भी पॉसिबल वो आपसे ये कहे कि भाई साहब यहाँ क्यों आए, हमें बुला लिया होता, हम आपके बिजनेस प्लेस पर ही आ जाते, हम आपको फाइनेंस प्रोवाइड कराते। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। कोर्ट में भी जा रहे हैं, कोर्ट के सामने आपका अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, बोलने का तरीका अच्छा है, अपनी बात को रखने का तरीका अच्छा है, तो सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो जब जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एटिकेट्स को लेकर के, तो इन्होंने बोला कि ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम अपने आप को जो बेहतर ढंग से प्रेजेंट करते हैं तो वो प्रोफेशनल एटिकेट्स की कैटेगरी में ही हमारे आते हैं। अब जब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटिकेट्स के बारे में, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों ऐसा बन जाता है, एक्सप्लेन द ड्रेसिंग एटिकेट्स, एक्सप्लेन द हैंडशेक एटिकेट्स। तो उस दौरान सिर्फ आपको ड्रेसिंग एटिकेट से कनेक्टेड मैटर्स आपको लिखने हैं, या हैंडशेक एटिकेट से कनेक्टेड आपको मैटर लिखने हैं, या कोर्ट में किस तरीके से आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो ऐसे एटिकेट्स के बारे में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सिंगल क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। जब जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसे अंडरलाइन कर लो बेटा, जो मैंने आपको नोट यहाँ पर हाईलाइट कराया है प्रोफेशनल एटिकेट्स के बारे में।
मोर देन सफिशिएंट रहेगा ये कंटेंट। ड्रेसिंग एटिकेट्स की अगर हम बात करेंगे तो ड्रेसिंग एटिकेट्स में क्या आ जाता है, किस तरीके की ड्रेस हमें वियर करनी चाहिए, उस मुद्दे पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बोला विद एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स कम्स टू द इनएविटेबल क्वेश्चंस, व्हाट डू आई वियर। बोला कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे क्या पहनना चाहिए। नो व्हाट टू वियर और हाउ टू वियर समथिंग इज की टू लुकिंग ग्रेट इन एनी इवेंट। बोला आपने क्या पहना हुआ और कैसे पहना हुआ, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं आप बेहतर दिख सकते हो, अच्छे दिख सकते हो, स्पेशल दिख सकते हो। तो इसके रिगार्ड में कुछ एटिकेट्स दे रखे हैं। हालांकि ये जनरल सी बात है, अगर आप एक अच्छे माइंडसेट से सोचोगे तो आपके आंसर भी यही होंगे, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। पहले हम बात करेंगे ऑलवेज बियर नीट एंड नाइसली प्रेस्ड फॉर्मल क्लॉथ्स। बोला कि जब जब हम बात करेंगे कपड़े पहनने के बारे में तो साफ सुथरे और प्रेस्ड, ऐसा नहीं कि पता चला कपड़े आपने ऐसे निकाले जो कि ऐसे लग रहे हैं जैसे मटके में रखे हुए थे। चूज कॉर्पोरेट सेट्स व्हाइल यू आर पिकिंग अप क्लॉथ्स फॉर योर ऑफिस वियर। बोला कि जब ऑफिस वियरिंग के लिए कपड़े आप खरीद रहे हो तो कॉर्पोरेट सेट आपको पसंद करने चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं हो रहा जो आपने ऐसे कपड़े पहने के जो लाइटिंग में अलग से ही चमकेंगे। कॉर्पोरेट सेट्स लेने हैं आपको, फॉर्मल क्लॉथ्स लेने हैं। बोला कि अगर किसी मैन के लिए बात करें तो टाई कहीं ना कहीं आपके लिए मैंडेटरी होती है, टाई आपको जरूर लगानी चाहिए। अगर वुमेन की बात करते हैं, वुमेन शुड अवॉइड बियरिंग एक्सपोजिंग ड्रेस एंड ऑप्ट फॉर लिटिल बट नेचुरल मेकअप्स। एक्सपोजिंग ड्रेसेस को अवॉइड करना चाहिए अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। बोला कि मेकअप करना चाहिए, लिटिल करना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और हील शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट एंड मॉडेस्ट हाइट। अगर आपने हील पहन रखा है तो अप्रोप्रिएट और मॉडेस्ट हाइट का पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला आपने आधे फीट का हील ही पहन लिया, तो वो कई बार ऑड कंसीडर किया जाता है जब जब हम प्रोफेशनल मैनर की बात करते हैं। आगे इन्होंने बोला कि मैन नीड टू कीप देयर हेयर इंक्लूडिंग द फेशियल हेयर नीटली ट्रिम्ड एंड सेट। अब ऐसे नहीं कि मैन के बारे में बात करा, पता चला बाबा स्टाइल में बड़ी सी दाढ़ी बढ़ा रखी है, वो भी उल्टी सीधी हो रखी है, बाल भी आपने ऐसे खतरनाक कर रखे हैं। तो कोई गैंगस्टर का काम थोड़ी है। आपको बेसिकली क्या रहना चाहिए, एकदम नीटली और अपने ट्रिम्ड हेयर, मतलब हेयर कट आपको प्रॉपर रखने चाहिए। शूज को प्रॉपर पॉलिश करेंगे, ऑलवेज पॉलिश योर शूज। कीप योर नेल क्लीन। जनरली क्या होता है कि नेल्स पर कई बार ध्यान नहीं जाता, तो जब भी प्रोफेशनली हम कुछ लोगों के साथ मीट करते हैं तो हैंडशेक के दौरान कई बार नेल्स सामने आ जाते हैं, तो अपने नेल्स को काफ़ी क्लीन रखना है आपने। बियर क्लॉथ्स विच यू आर कंफर्टेबल इन और कैन कैरी वेल। बोला कपड़े ऐसे पहनो जिनमें आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो शायद अपने आप को प्रेजेंट भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर इन अ बिजनेस मीटिंग और अ क्लाइंट प्रेजेंटेशन। तो ये जो मुद्दे बच्चों हमने यहाँ पर डिस्कस करें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ नई बातें नहीं है, ये तो हमारे को पहले से ही मालूम है कि भाई हमें किस तरीके की ड्रेस पहननी चाहिए। ये ड्रेसिंग एटिकेट्स की बात करी। तो बेटा जैसे कि हमने इस चैप्टर की हमने बात करी, चैप्टर हमने 11 स्टार्ट किया है, आर्ट ऑफ एडवोकेसी एंड अपीयरेंसेस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे एटिकेट्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या होते हैं। बोला बिजनेस में जो हमारे तौर तरीके होते हैं उन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को हम प्रोफेशनल एटिकेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग टाइम टाइम पर एटिकेट अलग होते हैं। फिर हमने ड्रेसिंग एटिकेट्स की बात करी। बोला कैसी ड्रेस पहननी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए, टाई लगाना चाहिए अगर पर्सन मैन है तो। लेडीज़ को एक्सपोजिंग ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, वोमेंस को। साथ ही साथ में अगर हम मेंस की बात करें, उन्हें अपना हेयर प्रॉपर ट्रिम्ड रखने चाहिए, कटिंग को रखनी चाहिए ऑलवेज करा के। साथ ही साथ शूज़ को पॉलिश करें प्रॉपर, नेल्स को क्लीन रखें और कंफर्टेबल ड्रेस पहने। ऐसे कुछ हमने ड्रेसिंग एटिकेट्स की बात करी। दूसरा मुद्दा है बच्चों, इन्होंने यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई समस्या कोई दिक्कत? सेकेंड एस्पेक्ट से एटिकेट्स व्हेन अटेंडिंग द हियरिंग्स। जब हम हियरिंग्स अटेंड कर रहे हैं तो उस दौरान हमें किस तरीके के एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए।
तो बोला हियरिंग के दौरान जैसे हम किसी कोर्ट में जा रहे हैं तो उस दौरान भी हमें एक प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना पड़ता है, और किस तरीके का प्रोफेशनल बिहेवियर रहेगा वो कहीं ना कहीं हम हियरिंग एटिकेट्स में बात करेंगे। तो इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू क्लॉज 7 ऑफ द ICSI गाइडलाइंस टू attire and conduct of the company secretaries 2020, all members appearing before any quasi judicial body shall endeavor to adhere to the following। बोला कि कंपनी सेक्रेटरीज क्वासी जुडिशियल बॉडीज के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला जब आप क्वासी जुडिशियल बॉडीज के सामने अपने आप को अपीयर करते हो तो किस तरीके के एटिकेट्स आपको मेंटेन करने चाहिए। बोला कि डू नॉट एंटर द कोर्ट रूम स्विमिंग द गम, बीटल लीफ, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला। इन्होंने बोला कि सबसे बड़ी बात कि कोर्ट रूम में आप जाओगे तो एक वर्ड इस्तेमाल होता है बच्चों, जुगाली। जुगाली मतलब जब जानवर कुछ खाता है और उसके बाद वो मुंह चलाता रहता है, उसे बोलते हैं जुगाली। तो बोला जब भी हम कोर्ट रूम में प्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई भी आइटम ऐसा नहीं कि मुंह में डाल करके वो चबाते हुए जा रहे हैं कोर्ट रूम में, पता चला मुंह में पान भरा हुआ जब सब ऊपर को मुंह करके बात कर रहे हैं, कहीं अंदर माल पानी बाहर ना निकल जाए, तो ये नहीं चलेगा। बोला एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, अगर कोर्ट रूम में एंटर कर रहे हैं तो वहां पर आप कुछ भी चीज च्युइंग नहीं करोगे। डू नॉट एंटर द कोर्ट रूम इन एन इन बैरिएटेड स्टेट, मतलब जब जब हम बात करेंगे कोर्ट रूम में आप कभी भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं तो आपको एक इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को। ऐसा नहीं कि बस जैसे चले जा रहे हैं, जैसे हमारे घर का कोई बेडरूम है, कभी इधर कुछ सामान रख दिया, कभी उधर कुछ सामान रख दिया। प्रॉपर फॉर्मल तरीके से आप कोर्ट रूम में प्रेजेंट करेंगे, परमिशन कोर्ट की हम लेंगे, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जज को बुरा नहीं लगता। जज ये नहीं बोल सकता कि आप ऐसे चले आए मुंह उठा करके, ये कौन सा तरीका आपका एंट्री लेने का। तो जैसे हम क्लासरूम में भी एंट्री करते थे ना, उस दौरान मैम की प्रॉपर परमिशन वगैरह लेते थे, तो उस तरीके से हम कोर्ट रूम में प्रेजेंट करेंगे। पूरा कोर्ट रूम में जब हम प्रेजेंट हो चुके हैं तो उस दौरान क्या होगा, स्विच ऑफ ऑल मोबाइल एंड अदर बीपिंग डिवाइसेस। पता चला जज वहां पर कुछ मैटर सुन रहा है और आपने आपका फोन बड़ी तेजी से कोर्ट में कहीं ना कहीं बजने लगा, तो वो एक गलत इंप्रेशन छोड़ेगा। एंटर द कोर्ट रूम साइलेंटली एंड गो टू द जजेस एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू योर सीट। बोला कि जब जब हम कोर्ट रूम में एंटर करते हैं तो साइलेंटली एंटर करें, और जब भी आप अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं तो जज के सामने झुक करके आपने रिस्पेक्ट भी उनका करना पड़ता है। साइलेंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल टाइम ड्यूरिंग द हियरिंग। बोला इनका कहना है कि जब साइलेंस की बात करते हैं तो हियरिंग के दौरान आपको साइलेंट ही रहना होता है, वॉयलेंट नहीं होना होता। पता चला कि वहां जाके सन्नी देओल बन जाओ, सन्नी देओल नहीं बनना आपने। इसके बाद हम बात करेंगे इंश्योर दैट ऑल लूज शीट्स ऑफ पेपर आर सिक्योरली फास्टेंड, indexed, tagged, so as not to waste the time of the court in locating the documents। पता चला कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके गए और वहां पर आप डॉक्यूमेंट को पलट पलट के देख रहे हो कि जज साहब ठहरो जरा, अभी आपको देते हैं कागज निकाल के। कागज तो है हमारे पास लेकिन निकाल के देते हैं, और ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर तरीके से इंडेक्सिंग वगैरह करके ले जाएंगे, जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत हो इमीडिएटली रेफरेंस दे सकते हो, सो एंड सो पेज नंबर पर इस लोकेशन पर आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप पलट के देख सकते हैं। बिहेव इन अ पोलाइट एंड कर्टियस मैनर विद ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम एंड मेंटेन द डेकोरम। मेक ऑल एफर्ट्स टू सपोर्ट एंड कंप्लीमेंट कोर्ट एफर्ट्स एंड सी दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जजेस डज नॉट फेल ऑन अकाउंट ऑफ एप्थी और नेग्लेक्ट। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि डू नॉट अटेम्प्ट टू कैप्चर फोटोग्राफ और ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स द प्रोसीडिंग। पता चला जज कुछ बोल रहे हैं, अब वहां पर वीडियो बनाने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप वहां पर रील बनाने लग जाएंगे, देखो अभी हियरिंग चल रही है। डू नॉट अटेम्प्ट टू कैप्चर द फोटोग्राफ्स और ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग एज अ साइन ऑफ द कर्टसी टू द जज, गो टू द जज जस्ट बिफोर लीविंग द कोर्ट रूम। और कोर्ट रूम को छोड़ने से पहले भी जज को कहीं ना कहीं अभिवादन करके जाए। तो ये बेसिकली एक बेसिक से एटिकेट्स बताए हैं। इन एटिकेट्स में से जितना आपको याद रहे वो आप मेंटेन कर सकते हैं। भाई कोर्ट रूम में प्रेजेंट करते टाइम पर परमिशन लेनी है, साथ ही साथ जज को कहीं ना कहीं आपको अभिवादन करना है, आते टाइम जाते टाइम डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर सिस्टमेटिकली रखना है, पोलाइट मैनर में बात करना है,
साइलेंस मेंटेन रखनी है, मोबाइल स्विच ऑफ रखना है, ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में डाल सकते हो। आगे हम बात करेंगे हैंडशेक एटिकेट्स। हैंडशेक एटिकेट्स की बात करते हैं, जब किसी से हाथ मिला रहे हैं तो उस दौरान भी कुछ एटिकेट्स फॉलो करेंगे। ऑलवेज राइज व्हेन इंट्रोड्यूसिंग और बीइंग इंट्रोड्यूस टू समवन। बोला हैंडशेक के बारे में, जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करें तो आपको हमेशा हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। या तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको हैंड आगे बढ़ाना चाहिए। शेक हैंड विद योर राइट हैंड। बोला कभी भी लेफ्ट हैंड आगे मत बढ़ाओ, राइट हैंड से आप हैंड शेक करो। इवन तो आप लेफ्ट ही हो सकते हैं, बट कोशिश करेंगे आप हैंड शेक में राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप लेफ्ट ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं सामने वाला लेफ्ट ही है। शेक हैंड विद योर राइट हैंड। दूसरा इन्होंने बोला शेक हैंड फर्मली। बोला कि जब जब हम हैंड शेक करेंगे तो फर्मली हैंड शेक करना चाहिए, बट नॉट टू विद अ ब्रोन कसिंग और फिश लैम्प ग्रिप। बोला कई बार हम बोन क्रसिंग कर रहे होते हैं, हाथ हमने पकड़ लिया और दबा दिया बड़ी तेजी से, ऐसे भी नहीं करना। और ऐसे भी नहीं करना जरा सा हाथ पकड़ा हुआ ऐसे करना, फॉर्मली हमने हैंड शेक करना चाहिए। एंड विद ओनली वन स्विकीज, दैट मीन्स हम बात करेंगे कि हैंड शेक कर रहे हैं तो एक बार हमने पकड़ा, 1 और 2 टाइम्स हम ऐसे कर सकते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथ पकड़ के और फिर हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक मूवी आई थी जिस देश में गंगा रहता है, उसमें गोविंदा हैंड शेक करता है, आप देखना बड़े जबरदस्त तरीके से करता है, वो घुमाते ही रहता है, हैंड शेक करता ही रहता है और हाथ दबा भी देता है कई बार वो हैंड शेक करता है। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज है वो हैंड शेक एटिकेट्स में नहीं आती। मेक आईज कॉन्टेक्ट वाइल शेकिंग हैंड्स। बोला कि जब जब हैंड शेक कर रहे हैं तो आई कॉन्टेक्ट आप बना करके रखें। होल्ड इट फ्यू सेकेंड only a long as to take a greet the person and pump up and down only once or twice। जब हैंड शेक करें तो पंप अप और पंप डाउन सिर्फ 1 या 2 बार करना है, कॉन्टिन्यूसली आपने नहीं करना। अगले मुद्दे की बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन एटिकेट्स। कम्युनिकेशन एटिकेट्स की बात करेंगे तो इस दौरान डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कम्युनिकेशन एटिकेट्स में कौन कौन से फंडामेंटल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो बोला ऑलवेज स्पीक पोलाइटली, लिसन टू अदर अटेंटिवली, गुड लिसनर इज ऑलवेज डियर टू एवरी क्लाइंट। बोला अच्छा लिसनर होता है तो सबको पसंद आता है, अगर आप किसी को अच्छे से सुनोगे तो आपको पक्का पसंद आओगे। वाइल स्पीकिंग ओवर द टेलीफोन ऑलवेज ग्रीट द अदर पर्सन वाइल स्टार्टिंग एंड एंडिंग द कॉल। बोला जब भी स्टार्ट और एंड कर रहे हैं कॉल को तो स्टार्टिंग के टाइम पर भी ग्रीट करें और एंडिंग के टाइम पर भी ग्रीट करें, स्पेसिफिकली ओनली व्हेन द अदर पर्सन। और ऐसा हम करते हैं, ऐसा नहीं कि जब भी हम अपने रिलेटिव्स को भी कॉल लगाते हैं तो कॉल लगते ही एक बार नमस्ते करते हैं, कॉल कट करते टाइम पर भी एक बार नमस्ते करते हैं। तो दैट मीन्स ये ग्रीटिंग का तरीका है कि भाई स्टार्टिंग में ग्रीट करें, बाद में भी ग्रीट करें, अच्छे लिसनर बने, ध्यानपूर्वक दूसरों को सुने। स्पीक ओनली व्हेन द अदर पर्सन हैज फिनिश्ड टॉकिंग इंस्टेड ऑफ इंटरप्टिंग इन बिटवीन। बोला सामने वाले को बोलने दें, जब वो अपनी बात खत्म कर दे उसके बाद आप बोलें। शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर पीपल आर डूइंग एंड मेक अदर फील्स गुड। और स्टैंड अबाउट एन आर्म्स लेंथ अवे व्हाइल टॉकिंग टू अदर्स। बोला कि जब जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं कम से कम एक हाथ दूर खड़े होकर के बात करें। ऐसा नहीं बात करते टाइम पर हमें किसी से बात करनी, डायरेक्ट उसका कान पकड़ लिया और बोल रहे हैं उसके मुंह में जाकर के, ऐसे कान में जाकर के बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना करना है बच्चों। तो जब जब हम बात करते हैं कम से कम एक हाथ की दूरी पर कहीं ना कहीं खड़े होकर के बात कर सकते हैं। और हालांकि जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप कई बार नोडिंग टर्म्स होते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े होकर बात करते हैं, कई बार जब हमारी बहुत क्लोज रिलेशनशिप होती है तो हम पास खड़े होकर के भी बात कर सकते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम बात करेंगे, डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पर। बट उन्होंने बोला कि अगर हम बेसिकली बात करें तो कम से कम एक हाथ की दूरी पे खड़े होकर के तो हमें बात करना चाहिए। क्वेश्चन अनदर पर्सन इन अ फ्रेंडली नॉट प्रेइंग मैनर। बोला जब भी क्वेश्चन करें तो फ्रेंडली मैनर में करें, प्रेइंग मैनर में नहीं करना चाहिए। मेक आई कॉन्टेक्ट वाइल टॉकिंग टू अदर, be polite, avoid foul language, unkind statement and gossip, keep your conversation short and to the point। अपने कन्वर्सेशन को शॉर्ट रखें, टू द पॉइंट रखें। मेंटेन योर sovereignty and politeness, sobriety and politeness even if the client speaks something offensive or rude, and avoid replying back in harassed tone or words। बोला अगर आपका क्लाइंट रूडली भी अगर आपसे बात कर रहा है तो ऑफेंसिव तरीके से बात कर रहा है तो भी उससे कहीं ना कहीं फॉर्मली
पोलाइटली आपने डिस्कशन करना चाहिए, लॉन्ग टाइम में इसका बहुत बेनिफिट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों इनविटेशन एटिकेट्स के बारे में, कि अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किस तरीके से इनवाइट करें। रिप्लाई बाय द, जब हाउ यू रिस्पॉन्ड टू एन इन्विटेशन सेज वॉल्यूम अबाउट योर सोशल स्किल्स। बोला किस तरीके से हम एक इन्विटेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपके सोशल स्किल्स को शो करता है। इट रिफ्लेक्ट द नेगेटिविटी ऑन योर मैनर्स इफ योर रिस्पॉन्स और लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन कॉस्ट टाइम और मनी फॉर योर होस्ट। आप अपने इनविटेशन को रिस्पॉन्स अगर नहीं देते हो या लैक ऑफ रिस्पॉन्स करते हो तो आपके होस्ट का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मनी भी वेस्ट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी शो करती है। तो कैसे आपने अपने इनविटेशन को रिस्पॉन्ड करना है वो कहीं ना कहीं इनविटेशन एटिकेट्स में आता है। बोला जब इनविटेशन एटिकेट्स की बात करते हैं, रिप्लाई बाय द डेट गिवन इन द इनविटेशन। बोला इनविटेशन में जो डेट गिवन है उस पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंगली आपने रिप्लाई देना चाहिए, सो दैट द होस्ट और होस्टेस नोज व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट टू मेक फॉर द इवेंट, फूड इज नॉट वेस्टेड एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस एलिमिनेटेड। अपने होस्ट को टाइमली आपने रिप्लाई देना होता है जिससे कि आपका होस्ट इवेंट पर अननेसेसरी टाइम और मनी वेस्ट ना करें। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि अगर हम बात करते हैं if an RSVP card is not included, responded by the calling or sending a brief note। कई बार जब हमको इनविटेशन मिलता है तो वहां पर रिप्लाई से कनेक्टेड एक कार्ड आपका लगा दिया जाता है जिसमें आप अपना रिप्लाई देते हो। लेकिन आज के टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं होती, आज के टाइम में सब डिजिटल हो गया, या कोई पर्सनली आपको इनविटेशन देने आता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड कर देते हो। ओल्डन टाइम की बात कर रहे हैं, आजकल जो भी इन्विटेशन हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाते हैं, इमीडिएटली आप रिप्लाई कर देते हो बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इन्होंने बोला कि आपने या तो आरएसवीपी कार्ड जो साथ में लगा होता था इनविटेशन के, उसके थ्रू आपने इनविटेशन देना है। साथ ही साथ में कॉलिंग करके भी कई बार, या सेंडिंग अ ब्रीफ नोट। इफ यू कैंसिल आफ्टर इनिशियली एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, फोन योर रिग्रेट एज सुन एज पॉसिबल। बोला इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद, अगर आप कोई इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप इनविटेशन को कैंसिल करते हो तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, इस बात को इंटीमेट करना है, इस बात के लिए रिग्रेट शो करना है कि भाई अपनी गलती माननी है कि मैंने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट किया था बट ड्यू टू सम इमरजेंसी में नहीं आ पा रहा हूँ, जिससे आपके होस्ट को उसके बारे में आइडिया मिल जाए। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे आगे। अगर हम बात करते हैं RS, इफ यू कैंसिल आफ्टर इनिशियली एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन फॉर योर रिग्रेट, send a note on regret following the phone conversation, don't ask for permission to bring a guest unless the invitation is stated। बोला कभी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे आपको इनविटेशन मिला तो आप कहीं ना कहीं इनविटेशन के दौरान ये भी पूछ रहे हैं सामने वाले से कि मैं अपने कुछ सर्टेन से गेस्ट लेके आ सकता हूँ, तो अपने गेस्ट को लाने के लिए आप पूछिए मत। बोला जब तक कि इनविटेशन में ना लिखा हो कि भाई आपको सारे गेस्ट के साथ आना है, आपके घर पर भी कोई गेस्ट है उसको भी लेके आना है, अगर ऐसा इनविटेशन में ना लिखा हो, कई बार होता है ना कि सारी फैमिली का इनविटेशन है तो जो भी फैमिली में अवेलेबल उस दौरान होगा सबको लेके आना है, तो उस दौरान आपको पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान के चलो आपके नाम से इनविटेशन आया है तो आप उन्हें स्पेसिफिकली मत पूछो कि मुझे बाकी सबको भी लेके आना है या नहीं लेके आना। तो डोंट ask for the permission to bring a guest unless the invitation is stated, arrive at the event promptly but not too early। बोला ऐसा ना हो कि इवेंट पर आप, शाम का इवेंट है, सुबह से जाकर के बैठ गए, सामने वाला कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाएगा। तो बोला टाइम पर ही आपको जाना चाहिए बट बहुत ज़्यादा अर्ली आपको नहीं जाना चाहिए।
और मिंगल एंड कन्वर्स विद अदर गेस्ट, टाइम टाइम पर होस्ट पर ज़्यादा प्रेशर ना बनाए, क्योंकि होस्ट ऑलरेडी बिजी होता है आपके लिए अरेंजमेंट में। तो ऐसा फील ना करें कि भाई होस्ट हमसे बात क्यों नहीं कर रहा, बाकी सारे अदर गेस्ट के साथ आप घुल मिल जाएं, बातचीत करते रहें। डोंट ओवर स्टे योर वेलकम। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं पालनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि होस्ट पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि वो आपको अटेंड करता रहे। एक्सटेंड योर थैंक्स एज यू लीव, और जब भी आप जाएं तो सामने वाले को थैंक्स जरूर बोलें। हालांकि बहुत सारा कंटेंट और लिखा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन इतने सारे फैक्ट्स आप प्रेजेंट कर दोगे इनविटेशन एटिकेट्स में, सफिशिएंट रहेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं यही आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पर नोट डाउन कर लेना है। अगले मुद्दे की हम बात करेंगे बच्चों, कोर्ट क्राफ्ट। बोलो कोर्ट क्राफ्ट क्या होता है। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि भाई कोर्ट रूम में अपने आप को प्रेजेंट करने के तरीके को हम बेसिकली कोर्ट क्राफ्ट बोलते हैं। अगर आपका कोर्ट क्राफ्ट बेहतर है तो उस दौरान सामने वाले जज पर एक बेहतर इंप्रेशन जाता है और आपके केसेस को जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोर्ट क्राफ्ट क्या है, और साथ ही साथ में जब जब हम कोर्ट क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे तो प्रिपरेटरी पॉइंट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब एक कंपनी सेक्रेटरी अपने क्लाइंट्स के साथ मीट करता है तो कहीं ना कहीं वो क्या पॉइंट्स बनाने होते हैं, ये सारे मुद्दे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पहले चलिए बच्चों कोर्ट क्राफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर प्लीडिंग कैसे ड्राफ्ट होती है, ओरल प्लीडिंग कैसे होती है, इन सारे मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। Practicing these etiquettes in your professional life will make a great impact on everyone you are associated with। बोला अभी जो हम प्रोफेशनल एटिकेट्स डिस्कस कर रहे थे, अगर ये एटिकेट्स हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं तो सामने वालों में बेहतर इंप्रेशन मिल जाता है। यू मस्ट ऑलवेज बी कंसाइज दैट योर मैनरिज्म रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोफेशनलिज्म एंड योर कंपनी। साथ ही साथ इनका कहना है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द वेरियस ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल बॉडीज। इट इज नेसेसरी फॉर देम टू लर्न आर्ट ऑफ एडवोकेसी और कोर्ट क्राफ्ट। तो आप मेंशन कर सकते हैं जब कोर्ट क्राफ्ट की बात करते हैं, जब जब कोर्ट क्राफ्ट की हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यहां से आप मेंटेन कर सकते हैं बिफोर द वेरियस ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडीज। इट इज नेसेसरी फॉर देम टू लर्न आर्ट ऑफ एडवोकेसी, या इसी को बोल सकते हैं कोर्ट क्राफ्ट और द कोर्ट क्राफ्ट फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ रिजल्ट टू देयर क्लाइंट्स व्हेन दे एक्ट एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बिफोर एनी ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडीज। मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडीज या ट्रिब्यूनल के सामने जब भी कभी अपने आप को आप प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, तो उस दौरान आप आर्ट ऑफ एडवोकेसी और कोर्ट क्राफ्ट को कहीं ना कहीं आपने यूज करना चाहिए। इन्होंने बोला फॉर विनिंग अ केस, अगर किसी केस को हमने जीतना है, आर्ट ऑफ एडवोकेसी इज इंपोर्टेंट विच इज इन एसेंस मीन टू कन्विंस द जज एंड अदर दैट मे बी पोजीशन इन केस ऑफ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। बोला कि अगर हमें एक जज जो कि कहीं ना कहीं इस पोजीशन में होता है कि वो किसी केस को या फैक्ट को टाइम टाइम पर प्रॉपर इंटरप्रेट कर रहा होता है, अगर हम बेहतर तरीके से एडवोकेसी की आर्ट के सामने फैक्ट प्रेजेंट करेंगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको जो डिसीजन मिलेगा वो आपके फेवर में मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एडवोकेट या कोर्ट क्राफ्ट, एडवोकेसी या कोर्ट क्राफ्ट इज लर्न व्हेन वी एंटर द प्रैक्टिसिंग साइड ऑफ द प्रोफेशन। बोला जब एडवोकेसी और कोर्ट क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं तो ये हमें कब सीखना पड़ता है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। द एम ऑफ एडवोकेसी इज टू मेक द जज प्रीफर योर वर्जन ऑफ द ट्रूथ। बोला कि जब जब हम एडवोकेसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसका बेसिक जो एम होता है कि जो आपके ट्रुथ का वर्जन है वो जज को पसंद आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द लीगल साइड ऑफ द प्रोफेशन, एडवोकेसी इज ऑफन यूजफुल एंड समटाइम वाइटल
इन द क्लाइंट इंटरव्यूइंग, जब आप क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आर्ट ऑफ एडवोकेसी भी आपको मदद कर रही होती है। इन नेगोशिएशन एंड इन मीटिंग, क्लाइंट सेमिनार एंड पब्लिक लेक्चर्स, इट इज़ वैल्यूएबल एंड लाइफ लॉन्ग स्किल्स वर्थ मास्टरिंग। और बोला ये जो स्किल्स है कहीं ना कहीं वैल्यूएबल होता है और लाइफ में हर जगह काम होता है, तो इस पर मास्टरिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये जो फैक्ट्स है बच्चों, आप कहीं ना कहीं कोड क्राफ्ट में मेंटेन करेंगे। जब कोड क्राफ्ट से पहले जो आपके जो बेसिक एस्पेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारा एस्पेक्ट है प्रीपरेटरी पॉइंट्स। प्रीपरेटरी पॉइंट्स क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है? बोला देयर आर सर्टेन बेसिक प्रीपरेटरी पॉइंट्स which a company secretary should bear in mind when contracted by a client। बोला कि एक कंपनी सेक्रेटरी जब क्लाइंट के थ्रू कॉन्टेक्टेड होता है, क्लाइंट जब कंपनी सेक्रेटरी को कांटेक्ट करता है तो कुछ सर्टेन से प्रिपरेटरी पॉइंट्स होते हैं जो कि कंपनी सेक्रेटरी को रेडी करने चाहिए, तैयार करने चाहिए। टेक मिनट फैक्ट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, कहीं ना कहीं क्लाइंट से जो मिनट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेने चाहिए। लैंड योर कंप्लीट ईयर्स टू ऑल दैट क्लाइंट हैज टू से, जो क्लाइंट कहना चाह रहा है उस पूरा फोकस आपका उस पर होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको फैक्ट्स आपको टाइम टाइम पर प्रॉपरली मिलते हैं। पुट क्वेश्चन टू द क्लाइंट वाइल टेकिंग द फैक्ट्स सो दैट करेक्ट रेलेवेंट फैक्ट कैन बी नोन। जब भी किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो अगर आप उस पर पूरा फोकस करेंगे, साथ ही साथ उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो टाइम टाइम पर आप क्लाइंट से एक अच्छे और करेक्ट फैक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। कन्वे टू द क्लाइंट अबाउट द एग्जैक्ट लीगल पोजीशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलीफ सॉट बाय द क्लाइंट, और अपने क्लाइंट को उसके केस के रिगार्ड में एग्जैक्ट लीगल पोजीशन भी बता दो। नहीं अननेसेसरी वो आपसे उम्मीद लगा सकता है और बाद में अगर उसे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो वो आपसे नाराज भी हो सकता है। तो पहले ही बता दो कि उसका केस किस दिशा में जा सकता है। गिव करेक्ट पिक्चर ऑफ द जुडिशियल व्यूज टू द प्रॉब्लम पोज्ड बाय द क्लाइंट, और जो भी प्रॉब्लम क्लाइंट ने आपके सामने रखी है उस क्लाइंट का क्या जुडिशियल व्यू है वो भी आप उसके सामने प्रेजेंट करें। तो प्रीपरेटरी पॉइंट्स मतलब कंपनी सेक्रेटरी जब अपने क्लाइंट्स के साथ मीट करेगा तो कौन कौन से पॉइंट्स उसके माइंड में होने चाहिए, दैट आर नोन एज प्रीपरेटरी पॉइंट्स। कैसे उसे डिस्कशन अपने क्लाइंट के साथ करना चाहिए। अगला मुद्दा है बच्चों ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स। इन्होंने बोला जब हम प्लीडिंग की बात करते हैं तो प्लीडिंग कुड बी बोथ रिटन एंड ओरल। बोला जब प्लीडिंग की हम बात करेंगे तो ये हमारा रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मास्टरिंग बोथ द काइंड ऑफ प्लीडिंग इज मस्ट फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ रिजल्ट्स टू द क्लाइंट। अगर आपको अच्छे रिजल्ट दिलवाने अपने क्लाइंट को तो ओरल प्लीडिंग हो या रिटन प्लीडिंग हो, दोनों ही प्लीडिंग में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। Some of the important factor which may be borne in mind while making the written pleading are as under। बोला जब रिटन प्लीडिंग का केस है तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर्स आपके माइंड में होना चाहिए। बोला कोर्ट रेलेवेंट प्रोविजन इन द पिटीशन एंड साथ ही साथ एक्सेप्ट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट रेलेवेंट टू द पॉइंट। कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि जब हम कोर्ट के सामने किसी फैक्ट को रख रहे हैं तो आपने रेलेवेंट प्रोविजन उसके साथ ही साथ कोर्ट कर देने चाहिए। जिसे कोर्ट क्या करता है, जब रेलेवेंट प्रोविजन कोर्ट के सामने होते हैं, केस स्टडी आपने रेफर कर दी उसमें, तो कोर्ट को ऑब्जर्वेशन करने में ये काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ड्राफ्ट प्रेयर फॉर द इंटरिम रिलीफ, कहीं ना कहीं जब आप कोर्ट के सामने फैक्ट रख रहे हैं तो कोर्ट से अपील भी करेंगे, प्रे भी करेंगे कि जब तक केस चल रहा है, जब तक केस फाइनल हो तब तक के लिए हमें कुछ इंटरिम रिलीफ दे दी जाए। जैसे कि मान के चलो सामने वाली पार्टी पर हमने केस डाला है, सामने वाली पार्टी किसी असेट्स को इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके क्लाइंट के असेट्स है, तो एटलीस्ट वो असेट्स को इस्तेमाल करता रहेगा तो आपको बड़ा तकलीफ होती रहेगी। बोला कि जज से कहीं ना कहीं ऐसा कुछ प्लीडिंग इस तरीके से बनानी चाहिए जिसमें एक हमारा प्रेयर हो कि भाई एटलीस्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको अभी के लिए क्या कर दिया जाए, छुड़वा दिया जाए, या कोई इंटरिम रिलीफ दे दी जाए। ना तो वो इस्तेमाल करेगा ना हम इस्तेमाल करेंगे जब तक कि फाइनल डिसीजन ना आए। डू नॉट सुप्रेस द फैक्ट्स
कोर्ट के सामने आपको फैक्ट्स को नहीं छुपाना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। हाईलाइट द मटेरियल फैक्ट, लीगल प्रोविजन एंड कोर्ट डिसीजन इफ एनी। स्टेट द इंपोर्टेंट पॉइंट्स एट द आउटसेट टुगेदर विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन और जजमेंट्स। अगर आप अपोनेंट हैं, बोला कि हम जब प्लीडिंग की बात कर रहे हैं तो प्लीडिंग में हम तो अपोनेंट भी हो सकते हैं, अपोनेंट के बेसिस पर भी कहीं ना कहीं हम प्लीड कर सकते हैं रिटन में। तो फाइल योर रिप्लाई टू द पिटीशन एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। अपनी पिटीशन का रिप्लाई पहली अपॉर्चुनिटी पर ही देने का प्रयास करोगे। ऐसा नहीं कि भाई पिटीशन को हम डिले करेंगे, रिप्लाई को डिले करेंगे। टेक ऑल पॉसिबल प्रिलिमिनरी कंटेंशंस टुगेदर विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट लॉज पॉइंट एंड जजमेंट्स। बोला कहीं ना कहीं सारे के सारे जजमेंट या रेलेवेंट लॉज के अकॉर्डिंगली अपना रिप्लाई दोगे और सबमिट योर रिप्लाई टू ईच पैराग्राफ ऑफ द पिटीशन। बोला पिटीशन के जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सारे पैराग्राफ्स पर आपको अपना रिप्लाई सबमिट करना चाहिए। इफ यू आर फॉर द पिटिशनर, अगर आप पिटिशनर के लिए हैं तो इन्होंने बोला फाइल योर रिजोइंडर अपॉन रिसीविंग द रिप्लाई। File or rejoinder upon receiving the reply at earliest opportunity, and this is to be done on the permission of the concerned court or tribunal. Meet clearly with the specific point raised by the opponent in the reply affidavit. और आपके अपोनेंट ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका क्लियरली आप रिप्लाई करेंगे। तो हमने बात करी हमारी रिटन प्लीडिंग होगी तो उसमें किस तरीके से केस को प्रेजेंट करना है। अगर ओरल प्लीडिंग की अगर हम बात करेंगे तो ओरल प्लीडिंग में हमारी इफेक्टिव ओरल प्लीडिंग आर रेलेवेंट बोथ एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द केस बिफोर द एक्चुअल प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो एट द स्टेज ऑफ द एक्चुअल प्रेजेंटेशन अ केस बिफोर द एनसीएलटी और अदर ट्रिब्यूनल्स। फॉलोइंग एस्पेक्ट्स कुड बी रेलेवेंट एट द बोथ दीज स्टेजेस। प्रिपरेशन बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ केस, अपने केस को प्रेजेंट करने से पहले ओरल प्रिपरेशन करें आप। केयरफुली रीड योर पिटीशन, प्रोविजन ऑफ लॉ एंड जजमेंट। इसके साथ साथ इन्होंने बोला नोट डाउन रेलेवेंट पॉइंट ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ द पेपर टुगेदर विद द रेलेवेंट पेजेस ऑफ द कंपाइलेशन। कीप कॉपीज ऑफ द जजमेंट टू बी रिलाइड रेडी फॉर द कोर्ट एंड फॉर योर अपोनेंट्स। While presenting your case, इन्होंने बोला कि सबमिट अ लिस्ट ऑफ citation to the court master before opening the case. Start your address to the court tribunal with humble note. Refer to the order cite to be challenged or relief sought to be prayed. State the brief fact. Formulate issue points categories. Then address them by one. Take each point, state relevant fact, provision of law and relevant binding decision. Hand over the Xerox copies of the binding decision to the court master while placing the reliance. Refer to the relevant pages of the compilation, provision of law and judgment. Complete all points slowly but firmly. Conclude your argument by reiterating your points in brief. Permit the opponent counsel uninterruptedly. However, effects are being completely twisted, interrupt depending upon the relevant circumstances. अगर आपका अपोनेंट केस को मोड़ने का प्रयास कर रहा है तो बीच में आप उसे इंटरप्ट भी कर सकते हैं। टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट इन एडवांस विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टरनेटिव रिलीफ। और अपने क्लाइंट्स के साथ पहले ही एक्सेप्टेंस आप ले सकते हैं कि भाई अगर ये रिलीफ नहीं मिला तो दूसरा रिलीफ हम क्या कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं। अगले मुद्दे की हम बात करेंगे एज रिगार्ड द एडवोकेसी। नेक्स्ट एस्पेक्ट रहेगा हमारा एज रिगार्ड द एडवोकेसी।